जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर। Co-presented by Muthoot Finance. Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता। Co-powered by Mongia Steels. स्टील का बादशाह। Telemanas Mental Health for All. In association with JK Smart Tire. Safe fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान में युद्ध विराम के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। आज शाम डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है और इन दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति पर बातचीत हुई और दोनों ने ही हॉर्मुज के रास्ते को खोलने और इसे सुरक्षित करने पर चर्चा की है। वैसे हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकाबंदी आज पहले दिन ही फेल हो गई क्योंकि चीन का एक प्रतिबंधित जहाज इस रास्ते से गुजरा और अमेरिका की नौसेना इसे रोक नहीं पाई। इसके बाद हम बिहार की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव को आपके लिए डिकोड करेंगे। 57 वर्ष के सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे और वो कल अपने पद की शपथ लेंगे। ये बिहार की राजनीति में बीजेपी के एक नए दौर की शुरुआत है और आज हम इसी दौर को आपके लिए डिकोड करेंगे। और आखिर में हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ मजदूरों का आंदोलन क्या एक षड्यंत्र था। इस विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश में मजदूरों का न्यूनतम वेतन 12,300 रुपए कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद आज भी पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई। पुलिस को शक है कि कोई तो है जो इन मजदूरों को पीछे से भड़का रहा है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान में युद्ध विराम के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है और आज शाम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। इन दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति पर बातचीत हुई और दोनों ने ही हॉर्मुज के रास्ते को खोलने पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच भी अलग अलग क्षेत्रों में हुई प्रगति पर, जो दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं, उन पर प्रगति के बारे में चर्चा की। भारत और अमेरिका अपनी गहरी रणनीतिक साझेदारी को हर क्षेत्र में मजबूत करने की कोशिश इस समय कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 24 मार्च को ईरान युद्ध के दौरान बातचीत हुई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में इस वीकेंड पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर बातचीत हुई थी और वो बातचीत टूट गई। और उस बातचीत के टूटने के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है, उनसे बातचीत की है और पश्चिम एशिया के बारे में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने भी कहा है कि यह बातचीत बहुत सकारात्मक हुई है और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, स्टे ट्यून्ड, कुछ और अच्छी खबर भी मिल सकती है। अब देखते हैं कि वो अच्छी खबर क्या हो सकती है। लेकिन इसके अलावा आज ऐसा लगता है कि हॉर्मुज के रास्ते की नाकाबंदी का अमेरिका का प्लान पहले दिन ही फेल हो गया। अमेरिकी सेना ने लगभग 25 घंटे पहले हॉर्मुज की नाकेबंदी की शुरुआत कर दी थी और आज इस नाकेबंदी के दौरान चीन का रिच स्टारी नाम का एक ऑयल टैंकर हॉर्मुज के रास्ते से गुजर गया बिना किसी के रोके। ऐसा करने वाला यह पहला समुद्री जहाज है और चीन के इस ऑयल टैंकर में लगभग 2.5 लाख बैरल
मिथेनॉल नाम का एक केमिकल भरा हुआ था, जिसे यूएई के एक बंदरगाह पर लोड किया गया था। यह ऑयल टैंकर चीन का है और इस पर चाइनीज क्रू मौजूद है और ईरान के साथ व्यापार करने की वजह से इस ऑयल टैंकर और इस ऑयल टैंकर को चलाने वाली, ऑपरेट करने वाली कंपनी पर अमेरिका पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। और अमेरिका की इस नाकेबंदी के बावजूद यह प्रतिबंधित ऑयल टैंकर बहुत ही आसानी से बिना रुके हॉर्मुज के रास्ते से आज गुजर गया। इसका मतलब है कि अमेरिका की नौसेना की नाकेबंदी फूल प्रूफ नहीं है और यह भी संभव है कि अमेरिका इस नाकेबंदी के दौरान चीन से कोई सीधा विवाद नहीं करना चाहता और अमेरिकी सेना ने जानबूझकर चीन के इस ऑयल टैंकर को हॉर्मुज के रास्ते से गुजर जाने दिया। यानी अमेरिकी सेना की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो चीन के इस ऑयल टैंकर को रोक सके, रोक कर उससे पूछताछ कर सके। इसके बाद आज चीन ने कहा है कि हॉर्मुज के रास्ते की नाकाबंदी एक खतरनाक और बिना सोचे समझे लिया गया फैसला है। चीन ने यह भी कहा कि हॉर्मुज के रास्ते पर पूरी दुनिया का अधिकार है और इसकी नाकेबंदी करना दुनिया के हितों के खिलाफ है। चीन ने आज चेतावनी दी है कि ऐसा करने से तनाव कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा और हॉर्मुज जैसे समुद्री रास्तों की सुरक्षा अब खतरे में पड़ सकती है। 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。 तो अब आप देखिए धीरे धीरे कैसे चीन का जो रिस्पॉन्स है, चीन का रवैया अब सख्त होता जा रहा है और हो सकता है कि हॉर्मुज के रास्ते पर अब चीन और अमेरिका सीधे टकराव की स्थिति में आ जाएं, एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, क्योंकि अब चीन के जो बयान हैं वो धीरे धीरे सख्त होते जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस नाकेबंदी के दौरान, जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, इस नाकेबंदी के पहले ही दिन चीन का एक प्रतिबंधित ऑयल टैंकर, एक समुद्री जहाज इस रास्ते से गुजर गया और अमेरिका की सेना उसे रोक नहीं पाई, या ये भी आप कह सकते हैं कि अमेरिका की सेना ने इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये चीन का वो रिच स्टारी नाम का ऑयल टैंकर है जो हॉर्मुज के रास्ते से आज खुलेआम गुजरा है और अमेरिका ने इस समुद्री जहाज को आज नहीं रोका, या कह लीजिए कि रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अमेरिका इस समय एक समुद्री जहाज के पीछे चीन जैसे बड़े देश के साथ कोई और विवाद मोल नहीं लेना चाहता। वैसे इस जहाज के अलावा अब तक 5 समुद्री जहाज इस रास्ते से गुजर चुके हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस रास्ते से गुजरने वाला पहला जहाज चीन का था, जिसे अमेरिका की नौसेना ने नहीं रोका। इसके अलावा दूसरा और तीसरा समुद्री जहाज ईरान के पोर्ट पर गए और फिर हॉर्मुज के रास्ते से ये दोनों जहाज वापस भी चले गए। इसके बावजूद अमेरिका ने इन्हें नहीं रोका और चौथा और पांचवा समुद्री जहाज हॉर्मुज के रास्ते को पार करके इराक और यूएई जा रहा था। शायद इसीलिए इन्हें अमेरिका की नौसेना ने उस समय नहीं रोका। इसका मतलब है कि नाकेबंदी के बावजूद इस समुद्री रास्ते पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण नहीं है और इसीलिए कुछ जहाज अब भी हॉर्मुज के रास्ते को पार कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि इस नाकेबंदी में अमेरिका के 12 वॉरशिप्स और 10,000 सैनिक वहां पर तैनात हैं और पहले 24 घंटे में एक भी समुद्री जहाज इस नाकेबंदी को पार नहीं कर सका। इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 6 समुद्री जहाजों को अमेरिका की सेना ने वापस भेज दिया। ये अमेरिका की सेना ने अब से थोड़ी देर पहले दावा किया है। अब आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मरीन ट्रैफिक, इस पर 13 अप्रैल को अमेरिका की नाकेबंदी से पहले और आज सुबह इस नाकेबंदी के दौरान हरमुज के रास्ते पर समुद्री जहाजों के मूवमेंट का एक ट्रैफिक देख सकते हैं। तो आप यहां पर मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, ये जो हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है,
यहां पर आप देखेंगे कि बहुत ही कम समुद्री जहाज इस रास्ते से गुजर रहे हैं और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप दुनिया भर में जहाजों की जो मूवमेंट होती है, समुद्री जहाजों की मूवमेंट, उसे आप लाइव देख सकते हैं, उसकी लाइव मूवमेंट देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इस समय हॉर्मूज में कितने समुद्री जहाज मौजूद हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ना के बराबर हॉर्मूज में अभी समुद्री जहाज मौजूद हैं। दोनों तरफ तो काफी सारे जहाज हैं, लेकिन हॉर्मूज का जो रास्ता है वहां पर आपको ना के बराबर बल्कि कोई जहाज इस समय आपको नजर नहीं आएगा। बाकी सारे जहाज अब इंतजार कर रहे हैं या वापस जा रहे हैं। अब आपको एक और मानचित्र दिखाते हैं जिस पर हॉर्मूज के रास्ते की नाकाबंदी कैसे की गई है और इसका असर ईरान के पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर कितना होगा, यह आप देख पाएंगे। तो अमेरिका ने अरब सागर से ईरान तक पहुंचने वाले इस समुद्री रास्ते की नाकाबंदी की है। आप सोच रहे होंगे कि ये नाकाबंदी कहां पर हुई है, कैसे हुई है, तो आज पूरी डिटेल्स आप इस नक्शे पर देख पाएंगे। ये जो नाकाबंदी हुई है इसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला गल्फ ऑफ ओमान, दूसरा हॉर्मूज का रास्ता और तीसरा पर्शियन गल्फ। इसके बाद ये समुद्री रास्ता खत्म हो जाता है और यानी जो समुद्री जहाज इस रास्ते से अंदर दाखिल होंगे उन्हें दोबारा इसी रास्ते से वापस आना होगा, क्योंकि आगे चलकर एक डेड एंड है। देखिए, मैं आपको और आगे समझाता हूं। ये समुद्री जहाज मान लीजिए आया, गल्फ ऑफ ओमान से प्रवेश किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गया और आगे पर्शियन गल्फ तक गया, लेकिन आगे जाकर डेड एंड आ जाता है। यानी जो भी समुद्री जहाज इस रास्ते पर आया और वो आखिर तक पर्शियन गल्फ तक गया, आगे कोई समुद्र नहीं है, आगे कोई पानी नहीं है, उसे वापस इसी रास्ते से जाना होगा। और इसी वजह से ये समुद्री जहाज चाहे किसी भी देश का हो, अमेरिका की नौसेना से बच नहीं सकते, क्योंकि इस रास्ते के एंट्री पॉइंट पर अमेरिका की नौसेना के लगभग 12 वॉरशिप्स इस समय तैनात कर दिए गए हैं। इनमें अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं और इन दोनों पर लगभग 100 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। तो देखिए, ये 3 पॉइंट्स हम जो आपको दिखा रहे हैं। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि अमेरिका की सेना कहां पर मौजूद है। जहां आप ये शिप्स देख रहे हैं, वॉरशिप्स, ये वो जगह है जहां पर अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स अब तैनात कर दिए हैं और कोई भी समुद्री जहाज अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ अगर जाएगा तो उस पर अमेरिका की नौसेना की नजर रहेगी। और अगर अंदर से पर्शियन गल्फ से या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, गल्फ ऑफ ओमान से अगर कोई भी वापस आ रहा है जहाज, उस पर भी अमेरिका की नौसेना की नजर रहेगी और वो उसे रोक देगी। इसका पूरा जो आइडिया है वो ये है कि इस समय जो भी समुद्री जहाज ईरान के बंदरगाहों पर जा रहे हैं या फिर ईरान के बंदरगाहों से लोड होकर वापस आ रहे हैं, उन्हें अमेरिका की सेना अब रोक देगी या फिर उनकी गहन जांच की जाएगी। लेकिन दूसरे देशों के जहाजों को अमेरिका की सेना नहीं रोकेगी। ये जो पूरा फैसला किया गया है, ये ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। हालांकि ईरान कह रहा है कि हॉर्मूज के रास्ते से होकर जाने वाले दूसरे देशों के समुद्री जहाजों को वो रोक सकता है, क्योंकि हॉर्मूज के रास्ते पर ईरान का ही नियंत्रण है। अब और आगे देखिए, इसी समुद्री रास्ते पर ईरान के 5 प्रमुख पोर्ट्स यानी बंदरगाह मौजूद हैं जो अमेरिका की नाकेबंदी से प्रभावित होंगे। इन बंदरगाहों के नाम देखिए। पहला है बंदर अब्बास, दूसरा है चाबहार, तीसरा है बंदर इमाम खुमैनी, चौथा है बुशहर पोर्ट और 5वां है खर्ग आइलैंड। और अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान के इन पोर्ट्स का संपर्क पूरी दुनिया से अब कट सकता है। तो यहां पर आप देखते जाइए, इस नक्शे को जब आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी जहाज जब जाएगा तो अब वो ईरान के जो 5 पोर्ट्स हैं यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी समुद्री रास्ते पर ईरान के अलावा 7 और देश भी हैं। ये 7 देश कौन है? इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। ये वो पोर्ट्स हैं सारे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक भी है।
और इस रास्ते से अगर इन देशों तक कोई भी समुद्री जहाज जा रहा है या आ रहा है तो उन्हें अमेरिकी सेना नहीं रोकेगी। तो फिर से अगर आप यहां देखें तो एक तरफ जहां आपको ईरान की सीमा नजर आ रही है लाल रंग से, ये वो सीमा है जहां पर ईरान के 5 सबसे बड़े बंदरगाह मौजूद हैं। ये देखिए ईरान की सीमा पर, और अमेरिका इन्हीं 5 बंदरगाहों को, इन्हीं पोर्ट्स को, ईरान के इस हिस्से को दुनिया से काटना चाहता है। लेकिन अगर दूसरे छोर पर आप देखें ठीक इसके सामने, तो वहां पर इराक मौजूद है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है और यूएई भी है। यानी ये दूसरे जो देश हैं, अगर कोई समुद्री जहाज यहां से व्यापार कर रहा है तो उसे अमेरिका की सेना नहीं रोकेगी। अब आपको 4 पॉइंट्स में यह बताते हैं कि क्या सचमुच में इस समुद्री रास्ते की नाकाबंदी करना मुमकिन है, क्या यह किया जा सकता है? तो पहली बात तो यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय रास्ता है, पूरी दुनिया के हर एक देश को इससे होकर गुजरने का पूरा अधिकार है। अगर अमेरिका किसी समुद्री जहाज को रोकता है तो विवाद बढ़ सकता है, और शायद इसी वजह से अमेरिका ने चीन के समुद्री जहाज को रोकने की कोशिश नहीं की। खास तौर पर चीन जैसे देश, रशिया जैसे देश, अगर उनके जहाजों को अमेरिका ने रोका तो यह विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि यह देश चुप बैठने वाले देश नहीं है। दूसरा, इस नाकेबंदी की वजह से बाकी देशों की तेल की सप्लाई भी अब प्रभावित होगी, हालांकि अमेरिका का मकसद सिर्फ ईरान का तेल रोकना है। तीसरी बात, अगर नाकेबंदी की वजह से तेल की सप्लाई में रुकावट और बढ़ गई तो पूरी दुनिया में तेल और ज्यादा महंगा हो जाएगा। और चौथा, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की पहचान करना होगा कि कौन सा जहाज ईरान का है और कौन सा नहीं। आजकल समुद्री जहाज अपनी लोकेशन छिपा भी सकते हैं, यानी ये काम अमेरिकी सेना के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान हॉर्मुज के रास्ते को बंद करके दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है और अमेरिका ईरान को इसकी इजाजत नहीं देगा। As far as the naval blockade is concerned, what's the end game? Is it to force Iran back to the negotiating table? Is it to open up the strait so that gas prices ultimately come down? Maybe everything. I mean, both of those things, certainly, and more. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. अब दूसरी तरफ ईरान बार बार यह दावा कर रहा है कि अमेरिका हॉर्मुज पर कभी भी नियंत्रण नहीं कर पाएगा। आज ईरान के एक टीवी चैनल प्रेस टीवी ने एक एनिमेटेड एआई वीडियो जारी किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि 11 अप्रैल को ईरान ने अमेरिका के 2 वॉरशिप्स को हॉर्मुज के रास्ते में दाखिल होने से रोक दिया था, और ईरान ने अपने इस एआई वीडियो के जरिए इसी ऑपरेशन की जानकारी दी है। अब आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। April 11th, the Gulf of Oman near the Fujairah port. U.S. destroyers Frank Peterson and Michael Murphy. We traverse the strait at high speed to minimize exposure. Understood, sir. Step 1, electronic warfare and hack radar. While Iran is engaged in negotiations with the Americans in Islamabad, these two naval giants make a covert push through the Strait of Hormuz. Step 2, camouflage ship's appearance. Using false identification, they present themselves as Omani commercial vessels. Disable radars and board as civilians. The deception is pre-planned. Under the cover of a ceasefire and ongoing talks in Pakistan, the two destroyers begin their mission, employing electronic warfare and disabling their automatic identification systems. Maintain course through the channel, shallow water reading confirmed, proceed with caution. By choosing a shallow route, they take on significant risk. Confirm position in the channel. Suspect vessel stationary. The IRGC Navy grows suspicious of the two destroyers moving under a false flag. Try to zoom in on them. Hopes of catching the IRGC Navy off guard do not yield favorable results for the Americans. Deploy a reconnaissance vessel immediately. Sir, several small boats are approaching from a distance. IRGC fast attack boats move in to intercept the two U.S. destroyers. Increase speed. The destroyer Frank Peterson initially attempts to continue its course, but quickly detects cruise missile radar lock and is forced to stop by IRGC vessels. The surprise operation turns into panic for the Americans. Connected. They can hear
us now. 121. This is Sepon Navy Station. You must alter course and return to the Indian Ocean immediately. If you do not comply with this order, you will be targeted. Over. This is a coalition warship 121. Engage in transit passage according to international law. No challenge is intended for you. U.S. Navy warships residing in the vicinity of the Sea of Oman. This is Sepon Navy. This is Sepon Navy. Last warning. Last warning. Last warning. It's a moment of life or death. Commander, what do we do now? The warning is too serious to ignore. Launch a drone as a warning. A Shahed drone takes flight. Commander, a drone is heading straight toward us. The Shahed's flight is mesmerizing, but this may not be the good moment to watch it. Shahed! Run! As the ships insist on continuing their course, a final warning is issued, leaving them only minutes away from destruction. Turn us around, we're pulling back. The order to retreat is given. Unable to pass through the Strait of Hormuz, both destroyers ultimately withdraw before being destroyed. तो इस युद्ध में ये भी एक नई चीज देखने को मिल रही है पूरी दुनिया को कि ईरान को जब भी अपना एक पक्ष दुनिया के सामने रखना होता है या ईरान को जब भी बताना होता है कि किसी खास दिन क्या हुआ था, किसी युद्ध के दौरान क्या हुआ था, उसके पक्ष की कहानी अगर बतानी होती है तो ईरान इस तरह के AI वीडियोस बनाता है और उसके बाद उन्हें जारी कर देता है जिसमें ईरान का पक्ष दिखाई देता है और ईरान इनके ज़रिए बताता है कि कैसे हमने अमेरिका की सेना पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया और कैसे अमेरिका की सेना को हमने भगा दिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक ऐसा ही AI वीडियो ईरान ने जारी किया था जब ईरान ने अमेरिका के F-15 विमान को मार गिराया था। अमेरिका अपने पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा था और जाते हुए अमेरिका ने अपने कई विमानों को नष्ट कर दिया था पीछे, जो विमान वापस उड़ने की हालत में नहीं थे। उस पर भी ईरान ने एक ऐसा ही AI वीडियो बनाकर जारी किया था जिसमें ईरान ने उस दिन क्या हुआ था जब दोनों देशों के बीच ये युद्ध हुआ, कैसे उन्होंने अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन को फेल कर दिया था, ये उन्होंने अपने इस AI वीडियो में बनाया और ये दुनिया को दिखाया। ये ईरान का पक्ष है। कितना सही है कितना गलत ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन अब ईरान दुनिया को अपनी बात कुछ इस प्रकार के वीडियोस बनाकर बताता है। वैसे अगर आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दें तो ये ईरान की नाकेबंदी का कोई पहला मौका नहीं है। आज से लगभग 73 वर्ष पहले वर्ष 1953 में ईरान की एक और ऐसी ही नाकेबंदी हो चुकी है। आज भले ही ईरान की नाकेबंदी में ब्रिटेन अमेरिका का साथ नहीं दे रहा, लेकिन वर्ष 1953 में अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी करने में ब्रिटेन का साथ जरूर दिया था। वर्ष 1908 में ईरान में पहली बार बड़े पैमाने पर तेल की खोज हुई और इसके लिए ब्रिटिश व्यापारियों की मदद से एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी। फिर वर्ष 1914 में ब्रिटेन की सरकार ने इस कंपनी में एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया, यानी ईरान की तेल कंपनी ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गई। उस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार की खोज ईरान में हुई थी। सबसे ज्यादा तेल ईरान के पास था और एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी बन गई क्योंकि सबसे ज्यादा तेल भी ईरान में था और ईरान का तेल इस कंपनी के पास था। धीरे धीरे ईरान की सरकार को यह एहसास हुआ कि उनके तेल भंडार का नियंत्रण असल में इस कंपनी के जरिए ब्रिटेन के हाथ में पहुंच गया है और यह ईरान के लिए ठीक नहीं। इसलिए वर्ष 1951 में ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग ने इस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया, यानी इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसे ईरान के कब्जे में ले लिया। इसके बाद ब्रिटेन ने पहले ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और फिर अमेरिका की मदद से ऐसे ही ईरान की नाकेबंदी कर दी और ईरान को खुद का ही तेल बेचने से तब इन दोनों देशों ने रोक दिया। इससे ईरान को पैसे का बड़ा नुकसान हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा बुरा असर पड़ा। इसके बाद ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने मिलकर ईरान की सरकार के खिलाफ ईरान में ही षड्यंत्र रचा और उनके खिलाफ ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करवाए ईरान के लोगों से। ईरान के लीडर्स और ईरान की सेना के कुछ कमांडर्स को इन लोगों ने, इन एजेंसीज ने अपने साथ मिला लिया, यानी ईरान के अपने कमांडर्स और लीडर्स ने ईरान के साथ गद्दारी की
और वो अमेरिकी और ब्रिटिश लोगों के साथ मिल गए और फिर वर्ष 1953 में ईरान की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया, उसका तख्ता पलट कर दिया। यह एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन एजेक्स। उस समय हालात ऐसे थे कि ईरान के प्रधानमंत्री ने ईरान के शाह की ताकत को बहुत कम कर दिया था। तब ईरान के शाह यानी ईरान के राजा थे मोहम्मद रजा पहलवी, और मौजूदा सरकार की तख्ता पलट के बाद ईरान के राजा ही दोबारा से पूरी ताकत के साथ सत्ता में आ गए। इसके बाद पश्चिमी देशों और ईरान के बीच एक नई डील हुई और वर्ष 1954 में एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी का नाम बदलकर ब्रिटिश पेट्रोलियम कर दिया गया और ईरान की नाकेबंदी में ब्रिटेन का साथ देने के बदले अमेरिका को इस नई कंपनी में 40% की हिस्सेदारी दी गई। ब्रिटेन को भी 40% शेयर मिला और बाकी हिस्सा यूरोप की कंपनियों ने ले लिया। इस तरह से पश्चिमी देशों ने ईरान की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया और उसके तेल भंडार को आपस में बांट लिया। इस घटना के लगभग 25 साल बाद यानी वर्ष 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और इस क्रांति के बाद अमेरिका और ब्रिटेन की इन कंपनियों को एक बार फिर ईरान छोड़कर वापस जाना पड़ा। यह कहानी है ईरान के तेल की। अब अमेरिका और ईरान के बीच इसी हफ्ते इस्लामाबाद में इस बातचीत का दूसरा राउंड शुरू हो सकता है। इससे पहले 11 और 12 अप्रैल को दोनों देशों के बीच 21 घंटे तक इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी। पहले राउंड की यह बातचीत इसलिए टूट गई क्योंकि अमेरिका चाहता था कि ईरान अगले 20 वर्षों तक अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दे, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं था। दूसरे दौर की बातचीत से पहले आज राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका को फोन करके अब यह कहा है कि वो समझौता करना चाहता है। We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. They would like to work a deal. अब थोड़ी बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। ब्रिटेन के एक मशहूर उपन्यासकार थे जिनका नाम है जॉर्ज ऑरवेल। उन्होंने एक बार लिखा था, The object of power is power। हिंदी में इसका मतलब होगा कि ताकत का असली मकसद और ज्यादा ताकत हासिल करना होता है। वर्ष 1949 में जॉर्ज ऑरवेल की इस बात से सत्ता की असली मानसिकता उजागर होती है। सत्ता की ताकत क्यों चाहिए होती है, यह इस बात से पता चलती है। यह बात आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं इस वक्त, सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति, जो दुनिया में अपना कोई भी फैसला सुना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन अब वो राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत के साथ साथ अपनी धार्मिक ताकत को भी बढ़ाना चाहते हैं। और अब ट्रंप ने ईरान युद्ध के बाद एक नया धार्मिक युद्ध छेड़ दिया है। ट्रंप अब ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो द 14 से मुकाबला करना चाहते हैं। इस धर्म युद्ध को जीतने के लिए ट्रंप ने 2 काम किए। पहला, ट्रंप ने ईरान युद्ध पर पोप की टिप्पणी की आलोचना की और दूसरा, उन्होंने खुद को ईसाइयों के भगवान जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के अवतार में दिखाया। 12 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक AI जनरेटेड तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यह उन्हीं की तस्वीर थी। इस तस्वीर में ट्रंप ने अपने आप को एक मसीहा के तौर पर दिखाया। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को ईसा मसीह के तौर पर दिखाया है। ट्रंप के इस बर्ताव से दुनिया भर में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग बहुत आहत हो गए, नाराज हो गए। जब पूरी दुनिया में ट्रंप की इस तस्वीर पर विवाद बढ़ गया तो ट्रंप ने यह तस्वीर डिलीट कर दी और बाद में इस पर अपनी सफाई पेश की। Well, it wasn't a picture. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support. And only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. तो आपने डोनाल्ड ट्रंप की सफाई देखी और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि असल में मैं ईसा मसीह बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये दिखाया है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, रेड क्रॉस से जुड़ा हुआ मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं लोगों की जान बचा रहा हूँ, मैं लोगों को ठीक कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को भगवान
दिखाने की कोशिश नहीं की है। मैं तो एक डॉक्टर के तौर पर अपनी ये तस्वीर मैंने पोस्ट की थी, जिसको लोगों ने गलत समझ लिया। अब ट्रंप इस विवाद पर चाहे जो भी सफाई दें, लेकिन उनके बर्ताव से दुनिया भर के क्रिश्चियंस नाराज हो गए। उनका कहना है कि ये उनके धर्म का अपमान है। ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। पूरी दुनिया में लगभग 240 करोड़ ईसाई हैं, जो दुनिया की कुल आबादी का लगभग 31% है। अमेरिका में ही 21 करोड़ से ज्यादा ईसाई रहते हैं और ये अमेरिका की कुल आबादी का 62% है। इस विवाद की शुरुआत असल में पोप के एक बयान से हुई थी, जब उन्होंने ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की आलोचना की। पोप ने कहा कि धर्म और ईश्वर के नाम पर युद्ध को सही ठहराना गलत बात है। युद्ध शांति का रास्ता नहीं बल्कि विनाश का रास्ता है। पोप के इस बयान पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 12 अप्रैल को एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि पोप इज वीक ऑन क्राइम और उनकी जो विदेश नीति है वो काफी खराब है। ट्रंप ने पोप को नसीहत भी दी और कहा कि उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि पोप ईरान के परमाणु हथियार का विरोध नहीं करते और उन्हें ऐसा पोप नहीं चाहिए जो परमाणु हथियार बनाने वाले देश को रोकने पर अमेरिका की आलोचना करे। ट्रंप के इन बयानों पर अब पोप ने कहा है कि उन्हें ट्रंप से कोई डर नहीं लगता और वो शांति का संदेश ऐसे ही देते रहेंगे, ट्रंप चाहे जो मर्जी कहे। I have no fear, neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message of the gospel. And that's what I believe. And I am called to know what the church is called to do. We're not politicians. We're not looking at making foreign policy, as he calls it, with the same perspective that he might understand it. But I do believe that the message of the gospel, the lesson of the peacemakers, is the message that the world needs to hear too. तो कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े जो धर्मगुरु होते हैं पोप, अब उन्हीं से ट्रंप ने लड़ाई मोल ले ली है। ईरान से तो उनकी लड़ाई चल ही रही है, लेकिन अब उन्होंने पोप से भी बैठे बिठाए बेकार में यह लड़ाई मोल ले ली। ट्रंप के इस धार्मिक युद्ध पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है और अब कहा जा रहा है कि इस पूरे विवाद के पीछे ट्रंप के 2 मकसद हो सकते हैं। पहला, ईरान युद्ध से दुनिया का ध्यान हटाना और दूसरा, ईरान युद्ध को धार्मिक तौर पर जायज ठहराना। लेकिन यह विवाद ट्रंप के लिए एक सेल्फ गोल साबित हुआ है। अमेरिका के साथ अब दूसरे देशों में भी ट्रंप की आलोचना हो रही है और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि पोप पर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. जॉर्जिया मेलोनी एक ऐसी नेता हैं जो अपनी बात बिल्कुल साफ साफ कहती हैं, स्पष्ट शब्दों में कहती हैं और इस बारे में भी उन्होंने बिल्कुल अपनी बात स्पष्ट कही है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से बिल्कुल असहमत हैं और जो पोप है वो धर्मगुरु होते हैं और ज़रूरी नहीं है, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्मगुरु राजनीतिक नेताओं के कहने पर काम करें। ट्रंप ने खुद को जीसस क्राइस्ट जैसा ताकतवर दिखाने वाला पोस्ट अब डिलीट कर दिया है, लेकिन इतिहास में एक और भी ऐसा उदाहरण है जब फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने पोप पायस द 7th को गिरफ्तार कर लिया था। नेपोलियन और पोप पायस के बीच वर्ष 1806 में एक विवाद हुआ था, जब नेपोलियन ने ब्रिटेन की आर्थिक नाकेबंदी करके उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की और पोप ने नेपोलियन के इस फैसले का विरोध किया। इसके बाद वर्ष 1809 में पोप ने इटली पर नेपोलियन के कब्जे का विरोध किया। नेपोलियन चाहता था कि धर्म उसकी सत्ता के आगे झुक जाए, उसके रास्ते में ना आए, लेकिन पोप ने नेपोलियन के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद नेपोलियन ने वर्ष 1809 में रोम पर हमला करके पोप को ही गिरफ्तार कर लिया और 5 साल तक यानी वर्ष 1814 तक नेपोलियन ने पोप को बंदी बनाकर रखा। यह आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आज इस कहानी के साथ। अब हम आपको अपने देश की राजनीति में लाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार से। इसलिए हम बिहार की राजनीति में
बीजेपी के एक नए दौर की शुरुआत को आपके लिए आज डिकोड करेंगे। 57 वर्ष के सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह से आज से बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। सम्राट चौधरी को आज एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया और 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। नीतीश कुमार ने जब से मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा की है और वो राज्यसभा के सदस्य बने, तब से ही लगातार नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बहुत सारे नामों की चर्चा चल रही थी, बहुत सारी संभावनाएं जताई जा रही थी और लोग जानना चाहते थे कि कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री। और जैसा कि बीजेपी हर बार करती है, बीजेपी हर बार सरप्राइज करती है। जिस नाम के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उसे कई बार मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा पहले दिन से ही सबसे ऊपर थी। सम्राट चौधरी अभी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं और उन्हीं को बीजेपी ने अब मुख्यमंत्री बना दिया। सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है, कोई नए नेता नहीं है और उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं जो आरजेडी सहित कई पार्टियों में रहे। तो ये शकुनी चौधरी के बेटे हैं। सम्राट चौधरी ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत 1990 के दशक में आरजेडी से ही की थी। वो पहली बार 1999 में राबड़ी सरकार में मंत्री बने, जब मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, सरकार थी आरजेडी की, लेकिन उन्होंने बाद में आरजेडी को छोड़ दिया और फिर वो जेडीयू में गए। वर्ष 2014 में जीतन राम मांझी की सरकार में वो शहरी विकास मंत्री बने, लेकिन जल्द ही सम्राट चौधरी जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में आ गए। फिर वर्ष 2023 में वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। फिर अगले ही साल फिर 2024 में वो उप मुख्यमंत्री बने और अब 2026 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो वो जेडीयू की सरकार में रहे हैं, वो आरजेडी की सरकार में भी रहे हैं और अब वो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब 5 पॉइंट्स में समझिए कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को ही बिहार के मुख्यमंत्री के लिए क्यों चुना। पहला, सामाजिक समीकरण। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं जो पिछड़ी जाति में आता है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं और बिहार की राजनीति में कुर्मी और कुशवाहा को लव और कुश कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का लगभग मिलाकर 7% का असर है, 7%। इस तरह बीजेपी एक पिछड़ी जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार के पिछड़ी जाति के वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखना चाहती है और आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी के लव और कुश है। दूसरा, संगठन और सरकार में मजबूत पकड़। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा सरकार में कई मंत्रालयों में काम कर चुके हैं। उन्हें संगठन का लंबा अनुभव है। तो आप देखिए, राजनीति उनके खून में है, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता के पुत्र हैं, बचपन से राजनीति देखते आ रहे हैं, संगठन का काम अच्छी तरह से जानते हैं, चुनाव लड़ना अच्छी तरह से जानते हैं, जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ कैसे काम करना है, चुनाव कैसे लड़ना है, चुनाव के समीकरण कैसे होते हैं, सब चीज़ें अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके साथ साथ प्रशासन का भी उन्हें अच्छा अनुभव है। कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी उनकी हर प्रकार से ट्रेनिंग हो चुकी है और अब वो इस पद के लिए बिल्कुल तैयार है। तीसरा, वो आक्रामक विपक्षी चेहरा जो होता है उससे मुकाबला करने के लिए सबसे उपयुक्त नेता है। बिहार में तेजस्वी यादव जैसे नेताओं से मुकाबला करने के लिए सम्राट चौधरी बीजेपी के सबसे उपयुक्त दावेदार हैं। तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर सम्राट चौधरी हमेशा से सबसे ज्यादा हमले करते रहे हैं और बिहार में बीजेपी को एक ऐसा आक्रामक नेता चाहिए था जो आक्रामक विपक्ष के सामने न सिर्फ खड़ा रहे बल्कि उन पर लगातार हमले करता रहे, और वो आक्रामक नेता है सम्राट चौधरी। चौथी बात, नई पीढ़ी का नेतृत्व। बीजेपी कई राज्यों में अब नई पीढ़ी के नेताओं को आगे ला रही है और सम्राट चौधरी भी अभी 57 वर्ष के हैं और 57 वर्ष की जो उम्र है वो राजनीति में बड़ी नहीं मानी जाती। 57 वर्ष के लोगों को राजनीति में युवा ही माना जाता है, क्योंकि ये जो राजनीति का मैदान होता है ये थोड़ा अलग होता है। इसमें कम से कम 15-20 साल का अनुभव तो चाहिए ही होता है और 57 वर्ष की उम्र में उन्होंने सारे अनुभव ले लिए और वो बेहद सक्रिय है। पांचवी बात, गठबंधन और राजनीतिक अनुभव।
वो पहले जेडीयू और आरजेडी के साथ भी राजनीति कर चुके हैं, इसलिए बिहार की गठबंधन की राजनीति को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वो सब पार्टियों की आप कह सकते हैं कि जन्म पत्री उनके पास है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो जेडीयू हो। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने के बाद सम्राट चौधरी ने यह भरोसा दिलाया कि वो बिहार को और ज्यादा समृद्ध बनाएंगे, जबकि तेजस्वी यादव उनकी योग्यता पर अब सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। बिहार में जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को कई आयाम जोड़े पिछले 20 वर्षों में, अब उस आयाम को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है। देखिए, पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। ये जरूर है यहाँ बीजेपी का सीएम मिला है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प माननीय राज्यपाल से मिलकर अपना तथा मंत्री परिषद का इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद नई सरकार का गठन होगा। अब आप लोग यहाँ का काम देखिएगा। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। आज यहाँ एनडीए विधायक दल की बैठक हो रही है, इसमें मेरा प्रस्ताव है कि श्री सम्राट चौधरी जी, बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अरे हम तो बहुत दिन से न रहे हैं, एक बार हो गया तो अब यहाँ पर बाकी सब लोग खूब अच्छा काम करें। जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया, और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आपने काम भी देखा होगा, गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अपराध इतना बढ़ गया कि अपराधी जो है दंगा नाच कर रहे हैं। जिम्मेदारी है, अगर उस पर भी कोई कमेंट आप करें, क्योंकि नीतीश जी अब नीतीश जी को भाजपा ने खत्म कर दिया तो खत्म हो गए भाई। अब आप भारत के इस मानचित्र को देखिए। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद अब देश के 16 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और 4 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। इस तरह से देश के 20 राज्यों में अब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकारें हैं। ये नक्शा आपको बताता है कि कहां कहां पर बीजेपी है और कहां पर अभी विपक्षी दलों की सरकार है। अब हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ मजदूरों का आंदोलन क्या एक षड्यंत्र था। आपने उसकी तस्वीरें तो लगातार देख ली होंगी कि कितनी तोड़फोड़ हुई है, कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। नोएडा में लगातार दूसरे दिन आज वेतन में वृद्धि को लेकर आंदोलन हुआ। आज भी नोएडा में कुछ जगहों पर मजदूरों ने तोड़फोड़ की और विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि ज्यादातर स्थानों पर पुलिस आज मौजूद थी। पुलिस आज बेहतर तरीके से तैयार थी, इसलिए कल के मुकाबले आज हालात नहीं बिगड़े। कल रात को ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वेतन में वृद्धि करने का ऐलान कर दिया, फैसला कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि यह प्रदर्शन सिर्फ वेतन को बढ़ाने को लेकर है या फिर कोई सोची समझी साजिश है, कोई इसे करवा रहा है। अब तक इस मामले में 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का कहना है कि इस प्रदर्शन की साजिश एक
ग्रुप ने रची थी और उसी ने मजदूरों को भड़काया था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 13 अप्रैल को क्या हुआ। 13 अप्रैल को अचानक नोएडा की 83 अलग अलग जगहों पर 42,000 से ज्यादा मजदूर इकट्ठा होकर आंदोलन करने लगते हैं। मजदूरों का आरोप था कि उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है, जबकि देश के दूसरे राज्यों में मजदूरों को ज्यादा तनख्वाह मिलती है, इसलिए उनके वेतन में अब वृद्धि होनी चाहिए। थोड़ी ही देर में कई जगहों पर यह आंदोलन हिंसक हो गया। अब हम आपको इसी आंदोलन की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि नोएडा में कल आंदोलन के नाम पर कैसी अराजकता हुई। आप देख सकते हैं कि कैसे सैकड़ों हजारों मजदूर जमा हो गए। वो लगातार पुलिस पर और आसपास की बिल्डिंग्स पर, उन्हीं के अपने दफ्तरों पर पत्थर फेंक रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। अब सवाल यह है कि अगर ये मजदूर वेतन वृद्धि ही चाहते थे तो फिर पत्थरबाज कैसे बन गए। इतनी ज्यादा पत्थरबाजी की गई कि सड़कों पर आपको सिर्फ ईंट और पत्थर ही नजर आ रहे थे। अब दूसरी तस्वीर देखिए। आंदोलन करने वाले इन मजदूरों ने गाड़ियों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियों को उन्होंने आग लगा दी, पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया और पुलिस की कई गाड़ियों में भी उन्होंने आग लगाई। आसपास फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की गई। आसपास के जो दफ्तर थे, ऑफिसेज थे, उन्हें तोड़ दिया गया। जो फैक्ट्री मजदूरों को रोजगार दे रही है, अब ये सोचने वाली बात है, जिन फैक्ट्रियों से इन मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, जहां से इनके परिवार चल रहे हैं, जिस फैक्ट्री के वेतन से मजदूरों के घरों में चूल्हा जलता है, उसी फैक्ट्री को मजदूर अब बर्बाद कर देना चाहते हैं। इन मजदूरों की वजह से जो लोग, दूसरे लोग जो हैं नौकरी पर जा रहे थे, जो दूसरे वर्कर्स हैं, जो दूसरे मजदूर हैं, जो दूसरे श्रमिक हैं, वो भी इस आंदोलन के कारण कई घंटों तक सड़कों पर जैम में फंसे रहे। अब आप इस आंदोलन की कुछ दूसरी तस्वीरें देखिए और सोचिए कि क्या वाकई में ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब तक इस आंदोलन को लेकर 4 बड़े खुलासे किए हैं। पहला, आंदोलन को एक ग्रुप संगठित कर रहा है और उसे आगे बढ़ा रहा है। दूसरा, पिछले 3-4 दिनों में कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, जिनके जरिए मजदूरों को पहले कनेक्ट किया गया, जोड़ा गया और फिर इन्हें आंदोलन करने के लिए भड़काया गया। अभी तक 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, जबकि 50 सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच चल रही है। तीसरा, मजदूरों के बीच यह अफवाह फैलाई गई कि केंद्र सरकार ने हर महीने 20,000 रुपए की न्यूनतम मजदूरी तय कर दी है। ये अफवाह फैलाई गई। और चौथा, इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया जो किसी फैक्ट्री में काम ही नहीं करते, जो मजदूर हैं ही नहीं। इन लोगों को सिर्फ हंगामा और तोड़फोड़ करने के लिए यहां बुलाया गया था। पुलिस का कहना है कि मजदूरों को फैक्ट्री में तोड़फोड़ करने और आग लगाने के लिए किसी ने भड़काया था। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं, जिसमें QR कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। इनके कुछ एलिमेंट्स को, कुछ व्यक्तियों को हमारे द्वारा भीड़ में से चिन्हांकित करके गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे भी हम इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनकी फंडिंग की भी जाँच होगी और यदि पाया जाता है कि इनको देश के बाहर से या प्रदेश के बाहर से फंडिंग प्राप्त हुई है तो उस दिशा में भी काम किया जाएगा। अवगत कराना है कि एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक ही घटना को 3 अलग अलग जगहों का बताया जा रहा है। इस घटना में कुछ महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, अपनी वेतन वृद्धि की मांग रख रही थी। ये महिलाएं फैक्ट्रियों में श्रमिक नहीं हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है।
तो इस खबर का शेष भाग हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे। विकसित भारत का विकसित वायर। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित वायर। अब फैक्ट्री मजदूरों की खबर का शेष भाग आपको दिखाते हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग थी कि हरियाणा की तरह उनका वेतन भी बढ़ाया जाए, क्योंकि एक ही कंपनी की हरियाणा वाली फैक्ट्री में काम करने पर ज्यादा पैसा मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में उसी कंपनी की जो फैक्ट्री है उसमें मजदूरों को कम पैसा मिल रहा है। इस महीने 9 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 35% की वृद्धि कर दी। इस तरह मजदूरों का वेतन अब अलग अलग श्रेणियों में बढ़कर 15,000 से लेकर 19,000 रुपए प्रति महीना कर दिया गया हरियाणा में। तो ये हरियाणा ने जब न्यूनतम सैलरी अपनी जो होती है वो मजदूरों की बढ़ा दी, अकुशल जो हैं, जो अनस्किल्ड हैं, 15,000 से लेकर अब 19,000 रुपए के बीच हरियाणा में मजदूरों की न्यूनतम सैलरी है। दिल्ली में भी मजदूरों का वेतन उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। ये आप दिल्ली का देख लीजिए, दिल्ली में है 18,000 से लेकर 22,000 तक न्यूनतम वेतन। इससे कम आप नहीं दे सकते। इस आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 13 अप्रैल की रात को ही मजदूरों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया। 3 अलग अलग इलाकों और 3 श्रेणियों में यह बढ़ा दिया गया। जैसे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में मजदूरों का वेतन अब 13,500 से लेकर 16,500 रुपए प्रति महीना होगा मिनिमम। इसी तरह नगर निगम वाले जिलों में वेतन बढ़ाकर हर महीने 13,000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए, और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में यह होगा 12,000 रुपए से 15,000 रुपए। ये न्यूनतम वेतन है। ये बढ़ी हुई जो सैलरी है 1 अप्रैल से लागू भी कर दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों को हर साल बोनस और ओवरटाइम पर दुगना वेतन जैसी मांगों को भी स्वीकार कर लिया, और अब उत्तर प्रदेश में मजदूरों के वेतन वृद्धि के बावजूद अब भी हरियाणा और दिल्ली के मुकाबले ये पैसा अब भी कम है। पूरे भारत में मजदूरों का एक समान न्यूनतम वेतन नहीं है। देखिए जड़ क्या है, हर राज्य में न्यूनतम वेतन अलग अलग है। मजदूरों का वेतन किसी राज्य, शहर और काम की श्रेणी के अनुसार अलग अलग होता है। इसलिए दिल्ली, हरियाणा, यूपी या महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अलग अलग न्यूनतम वेतन है। आप जिस राज्य में रहते हैं वहां के लेबर डिपार्टमेंट से वेतन के बारे में आप पता कर सकते हैं। हर राज्य का लेबर डिपार्टमेंट अलग अलग श्रेणियों के आधार पर न्यूनतम वेतन की जानकारी अपने वेबसाइट पर जारी करता है। अगर आपको या आपके आसपास कोई ऐसा मजदूर है जिसे कम वेतन मिल रहा हो तो आप अपने जिले के लेबर ऑफिसर या अपने राज्य के लेबर डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय में भी आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं। ये नंबर आपके स्क्रीन पर है, यहां पर आप शिकायत कर सकते हैं इस फोन नंबर पर। और आज हमारे देश में स्किल्ड लेबर की कमी की बात तो होती है, लेकिन असली ध्यान स्किल बढ़ाने पर नहीं बल्कि पैसे बढ़ाने पर हो रहा है। इसलिए आज हम ये भी कहना चाहेंगे, 2 बात आज हम मजदूरों से कहना चाहते हैं, देश के श्रमिकों से। अगर आपको कोई आंदोलन करना भी है तो आप
अपने काम के स्थान को नुकसान मत पहुंचाइए। जो काम का स्थान होता है वो मंदिर की तरह होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस दफ्तर में काम करते हैं, उसी को नष्ट करने पर चले हैं, उसी में आग लगा देना चाहते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां से आपका परिवार चलता है, जहां से आपके घर में चूल्हा जलता है, जहां से आपको तनख्वाह मिलती है। उस जगह पर आप कैसे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? पहली बात तो ये है। दूसरा, जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को, जब आप सड़कों पर जैम लगा देते हैं, उससे कौन परेशान होता है? आप ही के जैसे दूसरे श्रमिक, आप ही के जैसे दूसरे वर्कर्स, वो अपने दफ्तर, अपने काम पर नहीं जा सकते। इसलिए ये एक ऐसा प्रदर्शन है जहां एक कुछ खास वर्कर्स ये तय कर देते हैं कि अब देश में दूसरे लोग भी अपने काम पर नहीं जा पाएंगे। और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल सैलरी बढ़नी चाहिए, वेतन बढ़ना चाहिए, महंगाई बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन साथ ही स्किल भी बढ़ना चाहिए। अगर आप अपने स्किल को बेहतर नहीं कर रहे हैं, आपका जो हुनर है उसे आप बेहतर नहीं कर रहे हैं हर साल, तो फिर आपकी जो सैलरी है वो धीरे धीरे ही बढ़ेगी। आप मोबाइल फोन्स को देखिए, हर साल मोबाइल फोन का एक नया अपग्रेडेड मॉडल आपके सामने आ जाता है। आप गाड़ियों को देखिए, हर साल कोई ना कोई गाड़ी अपना नया मॉडल आपके सामने बेहतर फीचर्स के साथ कम पैसे में आपके सामने इंट्रोड्यूस कर देती है। हर रोज बाजार में नए बेहतर फीचर्स वाला टीवी आ रहा है, गाड़ी आ रही है, मोबाइल फोन आ रहा है। इंसान जब एक लेबर के रूप में कहीं भी काम करता है तो उसे भी अपने जो फीचर्स हैं, यानी अपना जो स्किल सेट है, उसे बेहतर करना ही होगा। अब एक और खास खबर आपके लिए, जो आपके काम की खबर हो सकती है। अब दिल्ली से देहरादून का सफर 6.5 घंटे के बदले आप 2.5 से 3 घंटे में पूरा कर पाएंगे। 213 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस को 12,000 करोड़ रुपए में बनाकर अब तैयार कर दिया गया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को आपस में कनेक्ट करेगा। इस पर एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है, जो उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क के पास है। इससे जंगली जानवर बिना किसी रुकावट के सड़क के नीचे से गुजर पाएंगे, यानी ऊपर सड़क पर गाड़ियां चलेंगी और नीचे जंगल और जंगली जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। और मैं आपको इसकी खास बात बता देता हूं, दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं उत्तर भारत के जो देहरादून जाते हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड जाना चाहते हैं, छुट्टियां मनाना चाहते हैं या किसी भी काम से। तो अब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से ये नया एक्सप्रेसवे बन गया है। 213 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, शानदार। और अब आप, पहले 6 घंटे लगते थे, अब आप 3 घंटे में ही दिल्ली से देहरादून पहुंच पाएंगे। तो बहुत जल्द जब आपको मौका मिले तो इस एक्सप्रेसवे को ट्राई कीजिए और देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। अब एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत।
तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कुछ लोग हमारे लिए इतनी जोर से तालियां बजाते हैं कि तालियां ना बजाने वालों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये लोग बड़े कीमती होते हैं, उनका भी ख्याल रखिए। नमस्कार। खुशियों दी कुंभी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी बैसाखी दी बधाइयां अच के जश्न मनावांगे बैसाखी दी लख लख बधाइयां।